हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग बात करेंगे पेट्रोलियम के बारे में। और इसके पहले के जो टॉपिक्स हैं उसका वीडियो लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो फिर आप प्ले लिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या कहता है, देखिए कहा गया है पेट्रोलियम इज अ फॉसिल फ्यूल। पेट्रोलियम क्या है ना, फॉसिल फ्यूल है। फॉसिल फ्यूल कहने का मतलब हुआ कि ये हमारा डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल से बना हुआ है। आगे कहता है इट इज़ अ डार्क कलर, यानी कि ये डार्क कलर होता है, बहुत गहरा कलर होता है ना। और विस्कस एंड फॉल स्मेलिंग लिक्विड। विस्कस कहने का मतलब हो गया कि ये बहुत ही थिक लिक्विड है। थिक लिक्विड मतलब गाढ़ा, जिसका डेंसिटी ज़्यादा हो। और फॉल स्मेलिंग यानी कि वैसा स्मेल है जो हम लोग को अच्छा नहीं लगेगा। कॉमनली कॉल्ड क्रूड ऑयल, और इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, क्रूड ऑयल के नाम से जानते हैं। इट इज़ फाउंड इन रॉक फॉर्मेशंस इन द अर्थ, यानी कि जहाँ चट्टान होते हैं अर्थ के नीचे, और चट्टान के बीच में ये फंसे हुए होते हैं, ऐसा कहा गया है। आगे कहता है इट्स नेम इज ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड पेट्रा। ये किससे ड्राइव है, इसका नाम पेट्रा से। पेट्रा का मीनिंग क्या हो रहा है ना यहाँ पे, रॉक, ओके, चट्टान। एंड ओलियम, ओलियम का मीनिंग होता है ऑयल। तो लिटरली इट मीन्स रॉक ऑयल। और अगर इसका शाब्दिक अर्थ निकाले, है ना, लिटरल मीनिंग निकाले, तो क्या निकल रहा है हमारा, रॉक ऑयल, चट्टान में पाया जाने वाला तेल। ठीक है, ये आप समझ गए। अब आइए यहाँ पे हम ऑकरेंस की बात करते हैं। तो आप यहाँ पे पिक्चर देख सकते हैं। यहाँ पे एक रॉक दिखाया गया है, ये है ना, ये हमारा जो रॉक है ये है हमारा इम्परवियस रॉक। ठीक है, और यहाँ पे ये हमारा पेट्रोलियम दिखाया गया है, और जस्ट इसके ऊपर हमको दिखाया गया है नेचुरल गैस। तो आइए हम यहाँ पे ऑकरेंस को थोड़ा सा रीड आउट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे ऑकरेंस में क्या कहता है, पेट्रोलियम इज फाउंड एट मॉडरेट डेप्थ, दैट इज़ ये हमारा है 500 मीटर टू 2000 मीटर। ये है ना, बहुत ज़्यादा नीचे नहीं पाया जाता है, यानी कि 0.5 किलोमीटर के आसपास हमको मिल जाता है। बिटवीन टू लेयर्स ऑफ इम्परवियस रॉक्स, यानी कि जो लेयर्स होंगे रॉक के, ये देखिए यहाँ पे पहला ये नीचे का लेयर है, और इसके ऊपर ये दूसरा लेयर है, और इसके बीच में यहाँ पे ये पेट्रोलियम फंसा हुआ है। ओके, पेट्रोलियम डिपॉजिट्स आर यूजुअली फाउंड मिक्स विथ सॉल्ट वाटर। जो सॉल्ट वाटर है उसके साथ मिक्स होकर के ये पाया जाता है। और पेट्रोलियम बीइंग लाइटर देन सॉल्ट वाटर फ्लोट्स ओवर इट। चूँकि पेट्रोलियम हमारा हल्का होता है, इसलिए ये ना हमारा जो सॉल्ट वाटर है उसके ऊपर ये फ्लोट कर रहा होता है। नेचुरल गैस इज फाउंड अबव पेट्रोलियम, इट इज ट्रैप्ड बिटवीन द रॉक कैप एंड द पेट्रोलियम लेयर। ये देखिए हमारा यहाँ पे नेचुरल गैस को दिखाया गया है, और इसके जस्ट अबव हमारा ये रॉक है ना, इम्परवियस रॉक, और इसके जस्ट नीचे हमारा पेट्रोलियम है। तो पेट्रोलियम के बीच में जो हमारा है ये हमारा पाया जाता है नेचुरल गैस। तो ये ट्रैप है, दोनों नीचे से पेट्रोलियम और ऊपर से रॉक, इसके बीच में ये हमारा ट्रैप है, यानी बंधा हुआ है। कौन, नेचुरल गैस। तो हमने ये भी देख लिया कि नेचुरल गैस किस तरह से पाया जाता है और पेट्रोलियम किस तरह से पाया जाता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि इसके ऊपर हमारा क्वेश्चन आया करता है। ओके, और यहाँ पे जस्ट नीचे आप देखिए, जो पेट्रोलियम आप देख रहे हैं इसके जस्ट नीचे आपको क्या दिख रहा है, सलाइन वाटर, मतलब सॉल्ट वाटर। और सॉल्ट वाटर के ऊपर ये फ्लोट कर रहा है, और इसके जस्ट नीचे आपका क्या है, ये फिर से एक रॉक है। ठीक है, रॉक जो आप ग्रे कलर में देख रहे हैं ये आपका रॉक है। आइए नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यहाँ पे रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम को हम कैसे रिफाइनिंग करते हैं। रिफाइनिंग करने का मतलब हुआ कि पेट्रोलियम में जो जो उसके कंपोनेंट हैं हम उसको कैसे अलग करेंगे। तो पेट्रोलियम इज ए मिक्सचर ऑफ वेरियस मटेरियल्स which are separated from one another and are used for different purposes। पेट्रोलियम में बहुत सारे मटेरियल्स मिले हुए होते हैं, और उसको हम सेपरेट कर लेते हैं एक दूसरे से, और सेपरेट करने के बाद जो हमारे मटेरियल्स आएंगे हम उसका अलग अलग पर्पस के लिए उपयोग में करते हैं। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ पेट्रोलियम इनटू देयर वेरियस यूजफुल फॉर्म्स इज कॉल्ड रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। तो जो पेट्रोलियम है उसमें जो भी कंपोनेंट्स हैं, उसमें जो भी मटेरियल्स हैं, उसको हम अलग अलग करते हैं उसके कंपोनेंट्स को। तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। तो आपको ये भी समझ में आ गया कि रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम क्या होता है। इट इज़ ए प्रोसेस
ओके, ये क्या है, एक तरह का प्रोसेस है जिसमें पेट्रोलियम के अलग अलग कंपोनेंट्स को हम लोग अलग करते हैं। ओके, ये तो ठीक है। अब आइए यहाँ पे हम लोग को दिखाया गया एक सैंपल, किसका दिखाया गया, तो क्रूड ऑयल का एक सैंपल दिखाया गया है। ये देखिए, अब डार्क लिक्विड है और विस्कस लिक्विड है, मतलब थिक लिक्विड है। और यहाँ पे जो पेट्रोलियम के यूजफुल प्रोडक्ट्स है वो क्या क्या हैं उसके बारे में हम जानेंगे, और इसके यूजेज को हमको लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जामिनेशन में यूजेज पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, ड्यू टू इट्स ग्रेट कॉमर्शियल इम्पोर्टेंस पेट्रोलियम हैज़ ऑफन बीन कॉल्ड लिक्विड गोल्ड और ब्लैक गोल्ड। इसको हम लोग ब्लैक गोल्ड के नाम से भी जानते हैं या तो फिर लिक्विड गोल्ड के नाम से भी जानते हैं। तो आपका यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन गया, आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि कौन सा है जो ब्लैक गोल्ड के नाम से जाना जाता है। अब देखिए, वी गिव बिलो द लिस्ट ऑफ इट्स मेन प्रोडक्ट्स एंड द मेन यूजेज ऑफ ईच ऑफ देम। जो इसके मेन प्रोडक्ट्स हैं और उसके यूजेज क्या हैं वो यहाँ पे हम लोगों को दिया गया है, जस्ट नीचे देखिए। आइए हम इसके बारे में एक एक करके पढ़ लेते हैं। तो फर्स्ट है हमारा रेसिडुअल ऑयल। ये क्या है, इट इज़ फर्दर सेपरेटेड इनटू फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। ये जो रेसिडुअल ऑयल है इसको हम लोग 3 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। पहला होगा एसफॉल्ट, दूसरा होगा पैराफिन वैक्स और तीसरा होगा लुब्रिकेटिंग ऑयल। तो जब हम यहाँ पे बात करते हैं एसफॉल्ट की, तो ये क्या है, इट इज़ अ ब्लैक एंड स्टिकी सॉलिड। ये क्या है ना, ब्लैक होता है और स्टिकी सॉलिड होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग रोड्स एंड कोटिंग द अंडर साइड ऑफ इलेक्ट्रिक पोल्स टू प्रिवेंट देयर रस्टिंग। जो इलेक्ट्रिक पोल होते हैं आयरन के, वो आयरन के इलेक्ट्रिक पोल को बेस से कोट कर दिया जाता है इस मटेरियल से, एस्फाल्ट से, ताकि वो जब ज़मीन के अंदर जाए तो उसमें जंग ना लगे। ओके, तो ये हो गया अंडर साइड ऑफ इलेक्ट्रिक पोल्स, इलेक्ट्रिक पोल्स जो आयरन के होते हैं उसको। और दूसरा है मेकिंग रोड्स, रोड्स बनाने के लिए भी इसका यूज होता है एस्फॉल्ट का। और ये क्या है, तो ब्लैक एंड स्टिकी लिक्विड, चिपचिपा लिक्विड, चिपचिपा सॉलिड होता है। दूसरा है यहाँ पे पैराफिन वैक्स, और ये क्या है, इट इज़ अ वाइट सेमी सॉलिड। सेमी सॉलिड है मतलब पूरा सॉलिड नहीं है और पूरा लिक्विड भी नहीं है, बीच का है। ओके, जिसको हम लोग वैक्स कह रहे हैं। तो इट इज़ वाइट सेमी सॉलिड विच इज़ ऑफन यूज्ड एज ग्रीस, ग्रीस के तौर पे हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इट इज़ आल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग वैसलीन, ऑइंटमेंट्स एंड कैंडल्स। कैंडल्स बनाने के लिए, वैसलीन बनाने के लिए, ऑइंटमेंट्स बनाने के लिए, इसके लिए इसका यूज किया जाता है। और एक और यहाँ पे लास्ट हमारे पास है, तो ये है लुब्रिकेटिंग ऑयल। देखिए, लुब्रिकेटिंग का मतलब है, आप समझ रहे हैं ना, आने की फिसलन देना है ना, फ्रिक्शन को कम करना। फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है दो ऑब्जेक्ट के बीच में कॉन्टैक्ट एरिया में, उसको कम किया जाता है लुब्रिकेटिंग ऑयल लगा करके। तो ये कहता है इट इज़ अ विस्कस ऑयल। विस्कस ऑयल मतलब आप समझ रहे हैं, विस्कस ऑयल मतलब जिसमें ज़्यादा आपका स्टिकी हो, स्टिकीनेस ज़्यादा हो, यानी कि थिक लिक्विड हो। यूज्ड फॉर लुब्रिकेटिंग मशीन्स, जो मशीन्स हैं या फिर मशीन्स के जो पार्ट्स हैं जो मोशन में रहते हैं उसके बीच में इसको डाला जाता है एज ए लुब्रिकेटिंग, यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स को कम करने के लिए। तो ये भी आप समझ गए। अगला है फ्यूल ऑयल। तो इट इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल इन बॉयलर। जो बॉयलर होते हैं बड़े बड़े, उसमें से फ्यूल के रूप में इसका इस्तेमाल होता है। तो एक ही यूज यहाँ पे दिया हुआ है, आप एक ही यूज को लर्न करेंगे। अब डीजल, डीजल से हम लोग सब परिचित हैं, बड़े बड़े जो वाहन होते हैं उसको हम लोग डीजल से रन करते हैं। इट इज़ यूज टू रन जनरेटर्स एंड हैवी व्हीकल्स, जो बड़े व्हीकल्स हैं उसको, सच एज बसेस, ट्रैक्टर्स एट्सेट्रा। ओके, और दूसरा है केरोसिन। इट हैज़ बीन यूज्ड एज ए डोमेस्टिक फ्यूल। इसका हम लोग डोमेस्टिक फ्यूल की तरह यूज़ करते हैं, एज वेल एज इन लालटेन्स। लालटेन्स तो अब बहुत कम चल रहे हैं, पहले बहुत ज़्यादा लालटेन्स चलते थे, क्योंकि गांव में है ना लाइन्स नहीं थे, बिजली नहीं थी, लेकिन आज के डेट में हर जगह है। तो केरोसिन का यूज होता था लालटेन में। और डोमेस्टिक फ्यूल में जैसे स्टोव हो गया, स्टोव जो हमारा केरोसिन का स्टोव है खाना बनाने के लिए, उसमें यूज होता था। लेकिन अभी इसका यूज कम हो चुका है, क्योंकि ये जो है केरोसिन, इसकी जो मात्रा है कम होते जा रही है, चूँकि फॉसिल फ्यूल्स हैं और इसका प्राइस भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, इस वजह से इसके यूजेज कम हो गए हैं। अब जो हमारे पास अगला है, ये हमारा है गैसोलाइन और पेट्रोल।
It is mainly used as a fuel in cars, scooters and motorcycles. जो छोटे व्हीकल्स होते हैं ना उसमें हम लोग पेट्रोल्स का यूज करते हैं। लाइट व्हीकल्स कह सकते हैं, स्कूटर हो गए, कार हो गए, बाइक हो गए, मोटरसाइकिल हो गए। इट इज़ आल्सो यूज फॉर ड्राई क्लीनिंग, है ना। ड्राई क्लीनिंग ऑफ क्लॉथेज, कपड़े को जो वॉश करते हैं, ड्राई क्लीनिंग तो आप जान रहे हैं ना, तो ड्राई क्लीनिंग के रूप में इसका यूज करते हैं। हाईली रिफाइंड पेट्रोल, जिसको हम कहते हैं एविएशन फ्यूल, इज़ यूज्ड एज ए फ्यूल इन एरोप्लेन्स। एरोप्लेन्स में हम यूज करते हैं जो बहुत ज़्यादा रिफाइंड होता है, हाईली रिफाइंड, इसका दूसरा नाम है एविएशन फ्यूल। ओके, और यहाँ पे ये हमारे पास अगला आता है पेट्रोलियम गैस। तो पेट्रोलियम गैस में क्या क्या होगा, इसको हम लोग दूसरे वर्ड में कहते हैं एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो इट इज़ लिक्विफाइड अंडर प्रेशर, यानी ज़्यादा प्रेशर डाल के इसको लिक्विड स्टेट में ले जाया जाता है। एंड इज़ देन नोन एज लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, और तब इसको हम लोग लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कहते हैं। अब ये जो एलपीजी है, यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इज़ यूज्ड एज ए डोमेस्टिक फ्यूल। डोमेस्टिक फ्यूल मतलब घर में हाउस होल्ड, घर में खाना पकाने के लिए इसका ज़्यादा यूज होता है एज ए कुकिंग पर्पस। ठीक है, तो ये तो यूजेज थे। अब सभी के जो यूजेज है आप ध्यान में रखेंगे क्योंकि क्वेश्चंस आपको यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। अब आइए, हमारे पास एक और टॉपिक है, यहाँ पे है नेचुरल गैस। तो नेचुरल गैस इज़ अनदर फॉसिल फ्यूल, ये भी एक फॉसिल फ्यूल है। दैट इज़ फाउंड अलॉन्ग विथ पेट्रोलियम। और कैसे पाया जाता है इसके बारे में अभी हमने बात कर लिया। इन ऑयल वेल्स, जहाँ पे पेट्रोलियम पाए जाते हैं उसी के साथ साथ यहाँ पे नेचुरल गैस भी हमारा पाया जाता है। नेचुरल गैस व्हेन कॉम्प्रेस्ड एंड स्टोर्ड अंडर प्रेशर इज कॉल्ड कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, CNG। जब हम लोग नेचुरल गैस को कॉम्प्रेस कर देते हैं, यानी प्रेशर दे देते हैं, तो फिर वो हमारा क्या होता है ना, लिक्विड स्टेट में आ जाता है, यानी कॉम्प्रेस हो जाता है, हाईली कॉम्प्रेस। तो उस कंडीशन में हम इसको कहते हैं कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। इन इंडिया गैस फील्ड्स हैव बीन डिस्कवर्ड इन गोदावरी कृष्णा बेसिन और मुंबई हाई एंड त्रिपुरा। ये कुछ ऐसे प्लेसेस हैं इंडिया में जहाँ पे हमारे नेचुरल गैस पाए जाते हैं। चलिए यूजेज की बात करते हैं। तो यहाँ पे हमारा है इट बर्न्स रेडली, यानी कि बहुत ही स्मूथली बर्न करेगा। एंड हैज़ ए हाई कैलोरीफिक वैल्यू, और इसका कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा होता है, यानी ज़्यादा अमाउंट में हमको हीट एनर्जी ये देगा। इट इज़ देयर फॉर यूज एज अ फ्यूल इन होम्स एंड इंडस्ट्रीज, और इसलिए ये एक तरह से फ्यूल के रूप में यूज होता है घरों में और इंडस्ट्री मतलब कारखानों में। इट इज़ आल्सो यूज एज अ बेटर एंड ग्रीनर automobile fuel and a base ingredient in the manufacture of fertilizers and chemicals। केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स के मैन्युफैक्चर में ये हमारा एक बेस इंग्रेडिएंट है, यानी कि बेसिक मटेरियल है जिससे हमारा ये सारे चीज़ें बन रहे होते हैं। ओके, तो ये भी आप समझ गए कि केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स के मैन्युफैक्चर में ये हमारा यूज होता है नेचुरल गैस, और ये ग्रीनर फ्यूल है। ओके, ऑटोमोबाइल में यूज करते हैं, आल्सो हाउस होल्ड पर्पस और इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए भी यूज किया जा सकता है। तो यहाँ पे आप ये ध्यान रखेंगे कि जब भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो जनरली 2 यूजेज पूछते हैं। ओके, 2 यूजेज पूछे जाते हैं, तो बहुत ही ईजिली आप लिख सकते हैं। फॉर इंडस्ट्रियल पर्पसेस, फॉर होम पर्पसेस, ओके, फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स, ये चीज़ें लिख सकते हैं। प्रॉपर्टीज भी आपको बताया जा सकता है, प्रॉपर्टीज भी आप बता सकते हैं, जैसे हाई कैलोरीफिक वैल्यू हो गया, रिडली अवेलेबल हो गया। वो जो गुड फ्यूल होते हैं उसके सारे प्रॉपर्टीज यहाँ पे आप लगा सकते हैं। और फिर हमारे पास एक और टॉपिक आ जाता है, और यह है हमारे पास क्लीनर फ्यूल्स। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड रैपिडली ग्रोइंग पॉपुलेशन आर पुटिंग अ स्ट्रेन ऑन द इन्वायरमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डिफरेंट नेचुरल रिसोर्सेज। Pollution, soil erosion, deforestation, rapid industrialization, urbanization and land degradation are all worsening the problem। ये सारे जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं किसके वजह से आ रहे हैं, ये सारे एक्टिविटीज़ जो हम देखें, जैसे हो गया डिफोरेस्टेशन, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, ओके, अर्बेनाइजेशन, लैंड डिग्रेडेशन, ये सारे एक्टिविटीज़ के वजह से हमारे इन्वायरमेंट पे बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है,
यानी कि बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है हमारे इन्वायरमेंट पे। तो ये सारे एक्टिविटीज़ हैं। इसके साथ ही साथ बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स सच एज कोल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ पॉल्यूशन। तो ये हम जो फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करते हैं ये मेजर सोर्स हो जाता है पॉल्यूशन का। तो आगे देखिए पैराग्राफ में क्या कहता है, द प्रेजेंट डे स्ट्रेटेजी टू एड्रेस दीज इन्वायरमेंटल इश्यूज इज डेवलप टेक्नोलॉजी दैट यूजेज renewable natural resources such as biomass, water, wind and solar energy। तो आज के डेट में हमारा ये स्ट्रेटेजी होना चाहिए कि हम इस तरह के टेक्नोलॉजी को डेवलप करें जो रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करें, जैसे वाटर, विंड, सोलर एनर्जी, बायोमास, ये सारे एनर्जी को यूज कर सके ताकि जो हमारा पॉल्यूशन हो रहा है इसको हम लोग थोड़ा सा कम कर सके। इंडिया इज ब्लेस्ड विथ एन एबंडेंस ऑफ सनलाइट, वाटर एंड बायोमास। इंडिया के पास एबंडेंस कहने का मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में, प्रचुर मात्रा में, है ना, अवेलेबल है सनलाइट, वाटर एंड बायोमास। फ्यूल्स लाइक एलपीजी, सीएनजी एंड बायोमास आर क्लीनर एंड बेटर फ्यूल्स। ये जो फ्यूल्स हैं ये फ्यूल्स को हम लोग क्या कहते हैं ना, हम लोग कहते हैं क्लीनर फ्यूल्स। किसको? तो एलपीजी, सीएनजी और ये बायोमास, ये हमारे बेटर फ्यूल्स हैं। क्यों बेटर फ्यूल्स हैं? चूँकि ये कम पॉल्यूशन कर रहे होते हैं। When burnt, biomass and LPG release carbon dioxide but in relatively smaller amounts। कम मात्रा में ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज करते हैं। When biomass crops are grown, a significant amount of carbon dioxide is consumed through photosynthesis। जब बहुत ज़्यादा मात्रा में हम लोग क्रॉप्स को ग्रो करते हैं तब क्या होता है, आप जानते हैं ना, कार्बन डाइऑक्साइड मात्रा जो हमारे एटमॉस्फेयर में, इन्वायरमेंट में है ना, उसका एक सिग्निफिकेंट अमाउंट, मतलब उचित अमाउंट जो होगा ना, कंज्यूम कर लिया जाता है। किसके द्वारा? क्रॉप्स के द्वारा। और ये प्रोसेस तो आपको पता ही है, वो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस, जिसमें प्लांट्स अपने फूड को प्रिपेयर करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को यूज कर लेते हैं। तो ये तो था एक तरह का कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने का टेक्निक। ओके, तो ग्रीन प्लांट्स जो हैं हमारे क्रॉप्स, उसको ग्रो करना चाहिए। आगे देखिए हमारे पास है नेचुरल गैस इज अ क्लीनर फ्यूल एज इट प्रोवाइड्स रिलेटिवली लो अमाउंट्स ऑफ पॉल्यूटेंट्स। ये जो नेचुरल गैस है इसको हम लोग क्लीनर फ्यूल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये कम मात्रा में पॉल्यूटेंट्स को रिलीज कर रहा होता है ना। प्रोवाइड करना मतलब रिलीज करना। इट हैज़ फ्यूअर इमिशंस दैन कोल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। जो पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स हैं और कोल हैं उसके इस रिस्पेक्ट में इसका जो एमिशन होता है बहुत कम होता है। आल्सो इट लिव्स वर्चुअली नो एस पार्टिकल्स आफ्टर बर्निंग। जब बर्न करता है तो कोई भी ये है ना पार्टिकल, सॉलिड पार्टिकल्स रेसिड्यू के रूप में नहीं छोड़ता है। तो इसलिए ये हमारा ये क्या हो गया ना, क्लीनर फ्यूल के कैटेगरी में आ जाता है। अब हम लोग यहाँ पे एक लास्ट पैराग्राफ को पढ़ने वाले हैं। कहता है, फॉर आवर फ्यूचर एंड प्रेजेंट डे एनर्जी नीड्स वी नीड टू लुक फॉर अल्टरनेटिव क्लीनर सोर्सेस। ओके, कुछ अल्टरनेटिव्स के बारे में सोचना पड़ेगा। अल्टरनेटिव सोर्सेस सच एज सोलर एनर्जी, टाइडल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, है ना, हाइडल एनर्जी एंड विंड एनर्जी। तो ये सारे एनर्जी के बारे में आपको पता होगा। सोलर एनर्जी का मतलब हो गया सनलाइट से जो एनर्जी मिलता है, और टाइडल एनर्जी का मतलब हो गया जो हमारा टाइड होता है कोस्टल एरियाज़ में, उससे जो हमारा एनर्जी मिलता है वो हमारा कहलाता है टाइडल एनर्जी, यानी कि समुद्री लहर आप कह सकते हैं उसको। और जियोथर्मल एनर्जी कहने का मतलब हमारा जो अर्थ है ना, अर्थ के अंदर जो है टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, तो यानी कि जो हमारा ज़मीन है, ज़मीन के अंदर का जो तापमान है उस हीट एनर्जी का हम उपयोग कर लें तो वो हमारा कहलाता है जियोथर्मल एनर्जी। आपको पता होना चाहिए जैसे जैसे हम अर्थ में नीचे की ओर जाएंगे, ओके, वहाँ टेम्परेचर बढ़ता जाता है, और बहुत नीचे जाने पर क्या होगा ना, वहाँ पे जो सब्सटेंसेस हैं वो लिक्विड स्टेट में भी रहते हैं। ओके, ये आपको पता है। तो जो जियोथर्मल एनर्जी है उसका भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा है हाइडल एनर्जी, मतलब वाटर में जो एनर्जी है, वाटर से जो एनर्जी मिलता है वो हाइडल एनर्जी है। और विंड एनर्जी मतलब पवन, हवा से जो हमको एनर्जी मिलता है उसको हम विंड एनर्जी के रूप में जानते हैं।
तो ये सारे जो एनर्जी है ना, इसका हम उपयोग कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए या फिर और भी कुछ चीज़ों को रन करने के लिए। ओके, दिस विल हेल्प टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। अगर हम ये सारे एनर्जी सोर्सेज का उपयोग करते हैं तो हमारा एनवायरनमेंट का प्रोटेक्शन होगा, हमारा एनवायरनमेंट का पोल्यूशन कम होगा और ये जो ग्लोबल वार्मिंग का रिस्क है वो भी हमारा कम हो जाएगा। और इसके साथ ही जो हमारा फॉसिल फ्यूल्स है ना, फर्दर फॉसिल फ्यूल्स आर देन मोर लाइकली टू बी अवेलेबल फॉर फ्यूचर जनरेशन। और अगर हम ये सारे अल्टरनेटिव्स का यूज करते हैं तो ये जो हमारे फॉसिल फ्यूल्स आज के डेट में है, जैसे डीजल, केरोसिन, पेट्रोल, ओके, कोल, ये सारे फॉसिल फ्यूल्स हमारे जो अपकमिंग जनरेशन है उसके लिए भी अवेलेबल रहेगा, वो भी इसका उपयोग कर पाएंगे।